हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एसएससीज, रेलवेज़ और दूसरे एग्जामिनेशन के साथ बैंकों के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले के क्लास में भी एक टॉपिक बतलाया था कि भारत की संसद के द्वारा और विभिन्न राज्य सरकारों के विधानमंडलों के द्वारा जो एक्ट बनते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में भारत की संसद ने जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 बनाया है उस पर आपको आगे भविष्य की परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा बिल पास करती है जबकि एक्ट संसद बनाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में कहा गया है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। यानी कि भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अनिवार्य अंग होता है। ठीक है, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 ये क्या है और इस पर इतना ज़्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है, क्या कारण है, किसका विरोध हो रहा है ना। आप में से बहुत सारे लोग इसके समर्थन और विरोध में हो सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चैप्टर और टॉपिक पर होना चाहिए कि हाँ भाई ये बिल है, ये बिल एक्ट बन चुका है, तो इससे हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो वक्फ होता है ये एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम में कुछ ऐसी परिसंपत्तियों का विवरण मिलता है जो न्यास, ट्रस्ट या धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित की जाती थी, दी जाती है और दी जाती थी, है ना। तो उसी में वक्फ एक अरबी शब्द है। वक्फ का अर्थ होता है वैसी संपत्ति जो धार्मिक और परोपकारी कार्यों में दी जाती है। ऐसी संपत्ति जो धार्मिक और परोपकारी कार्यों में दी जाती है, तो अब उसके मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड बनने लगा, है ना। और यहीं से विवादों की शुरुआत हुई। ऐसे भारत में वक्फ का पहला इतिहास मोहम्मद गोरी से मिलता है। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान के 2 गांव वहाँ की जामा मस्जिद को दान में दिया था। तो ये वक्फ का प्राचीनतम उदाहरण है भारत में। और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो वक्फ से रिलेटेड कई सारे दान वगैरह दिए जाने लगे, लिए जाने लगे, है ना। और साथ के साथ वक्फ ही नहीं, कुछ ऐसे शब्दावलियों का भी प्रयोग किया गया है जो कि इस्लामिक संपत्ति से जुड़े हुए हैं, इस्लामिक संपत्ति से संबंधित है। जैसे वसीयत, जिसको आप अंग्रेजी में विल कहते हैं, वसीयत बनाते हैं। उसके अलावा ज़कात, प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि वो अपने आय का 40वां हिस्सा धर्मार्थ कार्यों में लगाए या नज़दीकी मस्जिद को दान दे। सल्तनत काल में ज़कात बहुत सख्ती से वसूला जाता था और अभी तो वैसी कोई परंपरा नहीं है ज़कात की, ऐसा कोई कानून नहीं है भारत की संसद का। ठीक है, उसके साथ साथ कई अन्य शब्द हैं जैसे हब। हब का मतलब होता है उपहार जो बिना किसी
शर्त के दिया गया हो, उपहार जो बिना किसी शर्त के दिया गया हो उसे हब कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ मुशा, मुशा ऐसी संपत्ति जो कई लोगों में विभाजित हो, ऐसी संपत्ति जो कई लोगों में विभाजित हो। अब पारिवारिक विवाद हो गया, संपत्ति का बंटवारा हो गया, ध्यान रहे, है ना, ये हो गया मुशा। उसके बाद मुदरबा, मुदरबा ये भी संपत्ति से संबंधित एक शब्द है जो कि ट्रस्ट फाइनेंसिंग को बताता है। अगर आप किसी ट्रस्ट को फाइनेंस कर रहे हैं तो वो मुदरबा है, ट्रस्ट फाइनेंसिंग। अच्छा, इस्तना, इस्तना फॉर्मेशन ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड इस्तना, फॉर्मेशन ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड इस्तना। ठीक है, इसके अलावा इनाम भूमि होता था सल्तनत काल में, इनाम के रूप में भूमि दी जाती थी। तो ऐसे केवल वक़्फ़ ही एक शब्द नहीं है, कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कि इस्लामिक परिसंपत्तियों से रिलेटेड हैं। भारत में जो इस्लामिक फाइनेंस चला ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, उसे हनीफी आइडियोलॉजी कहा जाता है ना। और इसमें कैसे संपत्ति का विवरण, संपत्ति का वितरण होता है उसके संबंध में बताया गया है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से इस्लामिक परिसंपत्तियों के संबंध में पुराने समय से विचारधाराएं चली आ रही हैं। तो अभी हमको ये देखना है कि ये वक़्फ़ संशोधन अधिनियम वास्तव में है क्या, है ना। तो ये जो वक़्फ़ संशोधन अधिनियम है, इसको लोकसभा ने 8 अगस्त 2024 लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को लाया गया था। आप इस अधिनियम को 2025 का अधिनियम नहीं कह सकते हैं। लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को लाया गया। अब क्योंकि लोकसभा में इसको प्रस्तुत करने के साथ ही विवाद उत्पन्न हो गया, इसीलिए एक जेपीसी का फॉर्मेशन किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो 9 अगस्त को बनी थी। ठीक है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कुल मिलाकर के 31 सदस्य थे, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा के थे। ध्यान में रखिएगा, ये सारा एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ना। जिसमें 21 सदस्य लोकसभा के थे और 10 सदस्य राज्यसभा के थे। अब इस पर गहन विचार विमर्श किया गया। हालांकि कुछ दलों ने इसका बहिष्कार भी किया था, इसका मतलब जेपीसी का, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कई सारे अपने विचार रखे, कई सारे संशोधन प्रस्तुत किए गए। और उसके बाद ये जो जेपीसी है, इस जेपीसी ने इस बिल में संशोधन के लिए कुल 25 प्रस्ताव दिए थे कि देखिए भाई, ये पुराना ये जो आप लाए हैं लोकसभा में, इसमें आप ऐसे 25 और परिवर्तन कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बिल ने काफ़ी लंबी यात्रा की। देन उसके बाद 3 अप्रैल, ये इसी महीने की बात हो रही है,
3 अप्रैल 2025 को लोकसभा ने इसे पास कर दिया और उसके बाद 4 अप्रैल को राज्यसभा ने पास किया, 4 अप्रैल 2025 को। और 5 अप्रैल को भारत के राष्ट्रपति ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो इस तरह से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बना और इसमें कई सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो कि 1995 के वक्फ अधिनियम की कुछ बातों को निरसित करता है, हटाता है। उसी को लेकर के कुछ विवाद उत्पन्न हुए। हालांकि विवाद इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना कि हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है ना, कि अब लकीर खींच दी गई, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे बदलाव जो कि समय के अनुकूल, समय की ज़रूरत को देख करके की गई है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में यहाँ पर बोल रहा हूँ आपसे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोकसभा है, लोकसभा में जो 3 अप्रैल को वोटिंग हुई थी उसमें बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आजकल के एसएससी के एग्जामिनेशन में इस तरह का सवाल पूछ दिया जाता है ना। आप कहते हो कि चलो ये क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे, एक ही क्वेश्चन है स्किप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप स्किप क्यों करिएगा? जब आप बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो स्किप क्यों करिएगा? तो बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे और वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े थे। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि वोटिंग के दौरान बायकॉट नहीं हुआ था। होता है ना भाई कि बिल पर वोटिंग कर रहा है, हम वोट नहीं करेंगे या हम सदन में आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। सारे सदस्य उपस्थित थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि इस बिल को प्रस्तुत किसने किया था? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो हमारे जो कानून एवं न्याय मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया था और बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वगैरह को बतलाया भी कि इस बिल से क्या क्या फ़ायदे होंगे। हालांकि विवाद ने तो जन्म ले लिया है, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम विवाद हो और अच्छे तरीके से इस बिल को लागू किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप पीछे इतिहास की ओर जाइए। तो ब्रिटिश पीरियड में भी वक्फ बिल को लेकर के एक पुराना इतिहास रहा है। साथ के साथ आज़ादी के बाद भी वक्फ बिल में कई बार वक्फ बिल को लाया गया है। जैसे 1913 में वक्फ बिल लाया गया। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि 1913 में वक्फ बिल लाया गया। उसके बाद मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 में लाया गया। देन उसके बाद वक्फ एक्ट 1954 लाया गया। आज़ादी के बाद वक्फ एक्ट 1954 लाया गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया 1964 में बना, ठीक है। और ये काउंसिल क्या करता है कि राज्यों में जो वक्फ बोर्ड होते हैं तो राज्यों के वक्फ बोर्ड के कामकाज की देखभाल करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि
ये 1995 में ही वक्फ बिल आया था, 2013 में भी वक्फ बिल को लाया गया था और ये पास भी हुआ था, है ना। मुख्य विवाद जो है वो 1995 के बिल को लेकर के था, है ना। तो अब ये 1995 वाला जो बिल है उसके संबंध में आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 1995 का जो वक्फ बिल है, 1995 का जो वक्फ बिल है उसको नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया था और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से वो कानून बना था। उस बिल को UWMEED उम्मीद कहा जाता है ना। ऐसे वक्फ बिल 1995 आप बोल दीजिएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपसे परीक्षा में, एग्जाम में 1995 के वक्फ बिल का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो उम्मीद है इसका मतलब था यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनाइटेड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसी को हम वक्फ एक्ट 1995 कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इस उम्मीद के संबंध में कहा गया, अभी कहा जा रहा था कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, सो उस कमी को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो एनडीए की सरकार है वो काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही थी कि किस तरह से नए बिल को लाया जाए, उम्मीद के स्थान पर वक्फ से रिलेटेड एक नया बिल को पास करा करके एक्ट का रूप दिया जाए। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो परिवर्तन है, वक्फ अधिनियम 2024 में जो परिवर्तन हुआ है, जो पुराने बातों में परिवर्तन हुआ है, वो क्या क्या हुए, ठीक है ना। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है। तो आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि एक सही है, दो सही है, सभी सही हैं, सभी गलत हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, बैंकों के एग्जामिनेशन में आपसे तारीख पूछा जा सकता है ना। इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो नए एक्ट में कहा गया है कि वक्फ अलाल औलाद, वक्फ अलाल औलाद, एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि वक्फ अलाल औलाद अर्थात पारिवारिक वक्फ को हटा दिया गया है। ये नहीं कि आपकी निजी संपत्ति है, अब आपने उसका वक्फ बना दी, है ना। मुख्य रूप से ऐसा सरकार कह रही थी कि ये जो पारिवारिक संपत्ति को वक्फ का रूप दे करके बहुत घोटाले किए जा रहे थे, है ना। और जो गरीब तबके के जो मुसलमान हैं जिनको वक्फ का असली हक मिलना चाहिए था, सो उनको नहीं मिल रहा है। तो वक्फ अलाल औलाद के माध्यम से अर्थात निजी संपत्ति को अब आप वक्फ का रूप नहीं दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कहा गया कि कौन सी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, अब इस बात का निर्धारण वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, है ना।
हम लोग इधर हाल फिलहाल में सुनते थे कि वक्फ बोर्ड ने ये संपत्ति पर उस संपत्ति पर दावा कर दिया। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी सुना कि किसी मौलवी साहब ने कुंभ जहाँ पर हो रहा है वहाँ की ज़मीन को भी वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर किया था। तो अब कहा गया कि वक्फ बोर्ड इस बात का निर्धारण नहीं कर सकता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। अच्छा, साथ साथ इस एक्ट में कहा गया है कि वक्फ का सर्वेक्षण होगा और उस सर्वेक्षण को आयुक्त और उपायुक्त करेंगे। अर्थात जिले में जो उपायुक्त होते हैं, डीएम होते हैं, और आयुक्त, कई सारे जिलों को मिला करके जो कमिश्नरी होता है ना, तो कमिश्नरी के मुख्य अधिकारी को कमिश्नर बोलते हैं या आयुक्त कहा जाता है। अब वो वक्फ का सर्वेक्षण कर सकेंगे। अब इस एक्ट में ये कहा गया है कि मुसलमानों के द्वारा जो ट्रस्ट बनाया जाता है उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। ट्रस्ट अलग हो गया, वक्फ अलग हो गया, ठीक है। और वैसे व्यक्ति जो कम से कम 5 बरस तक मुस्लिम रहे हो, वैसे व्यक्ति जो कम से कम 5 बरस तक मुस्लिम रहे हो, वे ही वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान कर सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड के पास सरकारी भूमि की पहचान कर ली गई कि सरकार की भूमि पर कब्जा किया हुआ है, तो उस पर कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अभी हमने जो उम्मीद एक्ट बताया था 1995 का, जो उम्मीद एक्ट है उसकी धारा 40 को निरसित कर दिया गया है, सेक्शन 40 को हटा दिया गया है। सेक्शन 40 में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड अपने ढंग से किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है ना। इसी का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं, है ना, वो कई सारी संपत्तियों पर अपना दावा कर दे रहे थे। तो उम्मीद जो कानून है उसकी धारा 40 को ही हटा दिया गया कि वक्फ बोर्ड जो है वो अब अपने तरीके से किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में WAMSI का डेटा पब्लिश हुआ है, वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया पोर्टल। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया, ये एक पोर्टल है। फिर से बोल रहा हूँ, वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया पोर्टल। यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, बट ये एक पोर्टल का नाम है। तो इस पोर्टल में जो जानकारी दी गई है उसमें 30 राज्य और यूटी के जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसके संबंध में बताया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भारत भर में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं और ये 8.72 लाख संपत्तियों का मालिक, मतलब अमाउंट नहीं है, इतनी संपत्ति, जैसे ये जमीन वो जमीन है ना, समझ रहे हैं ना, का मालिक है। और इसके पास टोटल 38 लाख एकड़ का भूभाग है।
38 लाख एकड़। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो जमीन है वो डिफरेंट वक्फ बोर्ड के अधिकार में है ना। अब वक्फ बोर्ड में कुछ अन्य बातें डाली गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। इसी बात को लेकर के जो मुस्लिम धार्मिक संगठन हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, है ना, कि भाई ये मुसलमानों के धर्मार्थ जो बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम कैसे हो सकते हैं, है ना। अब ये तो क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, कई पिटीशन दायर हो चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करेगा। ऑनरेबल जस्टिस ये तय करेंगे कि आगे क्या होगा, है ना। तो इसमें 2 गैर मुस्लिम शामिल होंगे और साथ के साथ हर वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम, कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का रहना अनिवार्य है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील कदम है ये कि महिलाओं को स्थान दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो वक्फ संपत्ति के विवाद के लिए जो ट्रिब्यूनल है, अब उस ट्रिब्यूनल में मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। पहले क्या होता था कि ट्रिब्यूनल में मुस्लिम कानून विशेषज्ञ, है ना, इस्लामिक लॉ का जो एक्सपर्ट होता था वो रहता था। अनिवार्यता समाप्त की गई। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं रहेंगे, केवल अनिवार्यता समाप्त की गई, ठीक है। अब इसके साथ साथ वोहरा और आगा खानी मुसलमानों के लिए, वोहरा और आगा खानी मुसलमानों के लिए भी अलग से वक्फ बोर्ड बन सकता है। वे अपना वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए उसको आप कलेक्ट करिए और देखिए कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।